जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि ईरान अब खत्म हो जाएगा, तब एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने अमेरिका की सारी योजनाओं को धूल में मिला। अचानक खबर आई, सैकड़ों ट्रक ईरान की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लंबा काफिला, सील्ड कंटेनर और एक ऐसा रास्ता जिसे रोकना नामुमकिन था। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने जब इन ट्रकों को ट्रैक किया तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। ये ट्रक भारत से आ रहे थे। खुफिया एजेंसियां सब कुछ देख रही थीं, रिपोर्ट्स आ रही थीं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। सवाल सिर्फ एक था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने ही खेल में मात खा गई। पहले भारत की दोगली सिफारतकारी, असूलों और दावों के नाम पर मुनाफिकत की हद पार कर दी। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो ये, इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर ईरान के अंदर हैं। वो अली लारजानी से मिल रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले अमेरिका का पूरा प्लान यही था कि ईरान की जनता महंगाई और लाचारी से टूट जाए, सड़कों पर गृह युद्ध छिड़ जाए और अंत में ईरान के तेल के खजाने पर वॉशिंगटन का कब्जा हो जाए। लेकिन इस बार शतरंज की इस बिसात पर एक ऐसा दांव चला गया जिसकी कल्पना अमेरिका ने सपने में भी नहीं की थी। ठीक उसी वक्त मैदान में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है। यह खिलाड़ी न तो यूरोप का कोई देश था और न ही कोई अरब मुल्क। यह था नया भारत। वह भारत जिसे अब तक दुनिया सिर्फ तमाशबीन समझती थी, उसने खामोशी से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने बाजी पलट दी। ईरान की सरहदों पर धूल उड़ाते सैकड़ों ट्रकों का वह काफिला सिर्फ गाड़ियों की कतार नहीं था, वह अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मच गया कि आखिर भारत यह क्या कर रहा है। डॉक्टर फिजा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि कोई सेन वॉइसेस समझ में आएंगी मोदी के? अब मैं आपको खबर दे रहा हूं। कुछ दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक दो मीटिंग्स हुई, उसके बाद एट द हाईएस्ट लेवल ये तय पा गया है कि मेरी इत्तला के मुताबिक कल परसों तक पहुंच जानी चाहिए थी। वो इस तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला और ये हो गई है। अब करते हैं शौकत यूसुफ से, आपसे बताएं ये डील, मुझे नहीं पता, शायद पहुंच भी गई हो। अब कोई फैसला, ईरान सिर्फ नक्शे पर बनी एक लकीर नहीं है। वहां करोड़ों लोग बसते हैं जो एक अघोषित मौत मर रहे थे। वहां के हालात इतने बदतर हो चुके थे कि पैसों से भरे थैले ले जाने पर भी मुट्ठी भर राशन नहीं मिल रहा था। अस्पताल बिना दवाओं के कब्रिस्तान बन रहे थे और फैक्ट्रियां कबाड़खानों में तब्दील हो चुकी थीं। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक का मालिक होने के बावजूद ईरान का आम आदमी इलाज के लिए तड़प रहा था। यह तबाही कुदरती नहीं थी, यह अमेरिका के अहंकार की देन थी। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी मुसीबत में अपने दोस्तों का हाथ नहीं झटका। जब पूरी दुनिया भारत पर आंखें तरेर रही थी, तब ईरान ने हमारा साथ दिया था। आज जब वक्त का पहिया घूमा तो भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि हम अपनी विदेश नीति वॉशिंगटन के फैक्स मशीन से तय नहीं करते, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। भारत ने ईरान की जनता को बचाने की ठानी और यहीं से उस साइलेंट ऑपरेशन की शुरुआत हुई जिसने अमेरिका की नींद हराम कर दी। न कोई शोर, न कोई हंगामा, बस सैकड़ों कंटेनरों का एक रेला ईरान में दाखिल हुआ। और उनकी साइकी से बड़ी हैरान हूं कि उनकी, अच्छा देखिए, नरेंद्र मोदी की जो फिस्तायत वाली फितरत है, हैवानियत वाली फितरत है, और जिस किस्म का वो जंगी जुनूनी किस्म का उसके ऊपर जुनून सवार है, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं। तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनी सोच रखता है वो नरेंद्र मोदी है। और अब बदकिस्मती से कह लें कि हमारे खित्ते में हमारा पड़ोसी है। हम अब जरा सोचिए इस बंदे की नफ्सियात कि पूरी दुनिया में इसकी जगहसाई हो रही है, अपने लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं। मुकलाहट को, उस बेशर्मी को, उस ढिठाई को छुपाने के लिए इसने मज़ीद ढिठाई का सबूत दिया। अब ईरान के बारे में जिस तरह की न्यूज आ रही हैं, अमेरिका अटैक की भी बात कर रहा है, क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर क्या है इनका और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद अमेरिकी सदर की जानिब से हमने जो ऐलानात देखे, वो एक हफ्ते तक हमें यूं लगा कि डस्ट सेटल हो रही है और ईरान ने काबू पा लिया है, रिजीम चेंज नहीं हो पाई, जो यूएस बैक को था वो नहीं हो पाया, तो हमें लगा कि ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ चला गया है, टैकल हो गया। लेकिन एक बार फिर से तबले जंग बजना शुरू हो गया है। कुछ ईरान जो है माइट बी इवन मोर सक्सेसफुल देन, बिकॉज़ ईरान के पास, ईरान का तो ये मौका है ना कि नथिंग टू लूज। हमने कुछ भी, सारा कुछ तो हमारा लूट गया, पुट गया, अब हमारे पास क्या रह गया, हम तो मारेंगे, मार के मरेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक कंसिडरेशन
थी और है अभी भी, कि उसमें फीसद तो आपने कैपेसिटी डिस्ट्रॉय कर दी। अब रह क्या गया? अब सिर्फ रेजीम चेंज रह गया ना। तो अगर रेजीम चेंज अभी भी नहीं होती जी तो मगर उसके बरक्स जो है वो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, अमेरिका का, इसराइल का, ये बेसिस का। तो सोच के करना चाहिए। इसराइल की जो अप्रोच वेस्ट एशिया में उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिया ईरान के पास जाता है तो कहता है हम आपके साथ हैं, हम आपके पार्टनर हैं, हम तो चाहते हैं चाहे बाहर चले। ठीक है, असल में ईरान से वो अपनी सप्लाई चेन लेना चाहते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन वो अब अमेरिकन सैंक्शंस के नीचे आ गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि इसराइल से जो कोऑपरेशन है ये मैसेजिंग देने के लिए कि हम दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं, इसराइल भी मुतासर है, और अमेरिका को बताना कि देखें इसराइल जो है ना, जैसे वो हमास का जैसे उसको मसला है, ऐसे ही हमारे लिए लश्कर तैयबा का मसला, समझ रहे हैं। एंड देन फिर वो सारा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस, फिर ये है कि एक तरफ वो मुस्लिम दुनिया के साथ भी इनको था। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। इंडिया प्ले करता है चीज़ों को बड़े। नमस्कार दोस्तों, जहां सारी दुनिया भारत और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था, उसी समय भारत ने कुछ ऐसा किया, और इस बात का खुलासा दोस्तों भारत ने भी नहीं किया। जब भारत के सैकड़ों ट्रक ईरान पहुंचे और इस चीज़ को नोटिस किया अमेरिकी सैटेलाइट ने, और आजकल आपको पता ही है कि अमेरिका भारत की हर एक पहल पर नज़र रखता है कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं। दोस्तों दरअसल ईरान में इस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, जैसे पाकिस्तान के जैसे हालात हो गए हैं। अगर आप डॉलर का सुनेंगे तो लगभग $1 14 लाख के बराबर हो गया है। खाने पीने की चीज़ों को लेकर यानी हर चीज़ का किल्लत, यानी पाकिस्तान जैसा हालात या कहें उससे भी बदतर हालात हो गए हैं। लेकिन भारत हमेशा से ही दोस्तों मदद करता है, और भारत का ईरान में चाबहार पोर्ट भी है, जिसको लेकर अफवाहें उड़ी थी कि भारत छोड़ रहा है। हालांकि भारत ने इस पर सफाई भी दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने भी कहा था कि चाबहार पोर्ट भारत का था और भारत का ही रहेगा। तो ईरान भी दोस्तों भारत के साथ खड़ा रहा। जब भारत को एक रास्ते की जरूरत थी उस समय ईरान ने दिया। तो भारत ने भी अब दोस्तों ईरान की मदद की है, जहां पर लाखों लोग तड़प रहे थे खाने पीने की चीज़ों के लिए, हॉस्पिटल, दवाइयों के लिए। ऐसे समय में दोस्तों भारत ने मदद किया। तो दुनिया ऐसे ही भारत को थैंक यू नहीं बोलती है, और आपने हमेशा देखा होगा कि ईरान भारत को थैंक यू बोलता है। तो दोस्तों ये सब वही रीज़न है जिसकी वजह से ईरान भारत को थैंक यू बोलता है। नहीं तो ईरान को थैंक यू बोलना होता तो पाकिस्तान को भी बोल देता। सबसे बड़ी दोस्तों खासियत कि भारत चिल्लाता नहीं है, ये सब बातें पाकिस्तान को पता लग जाती है और पाकिस्तान चिल्लाने लगता है, रोने लग जाता है। वीडियो अच्छी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले करता है। और अब वो कहते हैं जी कि जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स, ड्रोन, सर्विलेंस, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सारा कुछ जो है वो दे वांट इट कि ये होना चाहिए। अब इस सेंस में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड व्हाट आई डू रियलाइज कि इंडिया की ये जो विजिट है इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। देखिए, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू द अमेरिकन डिसीजन मेकिंग अपरेटस कि हम आपके ब्लॉक के हैं, हमें इस तरह टाइट ना करें, हम आपके ब्लॉक के हैं। हम जिस तरह हमारा इसराइल के साथ करीबी ताल्लुक है, हमें अपने ब्लॉक का समझें। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जितना ज़्यादा इंडिया ऑटोनॉमी की बात करता है, दी अमेरिकन्स डोंट लाइक इट। अमेरिकन्स वांट टू सी इंडिया एज एन एलाय। इंडिया कहता है मैं आपका एलाय नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। ये चीज़ें जो है ना, वहाँ पे उनको ये लगता है कि ये वन वे दोस्ती है।